गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग कल कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे बताओ फटाफट। रोपड़। ओके। पंजाब में कितने स्थान है ये याद हो गए? ओके। अब जो है रोपड़ पंजाब हो गया, तो अब हरियाणा में आ जाते हैं। हाँ जी, बाड़ा और संगोल का उत्खनन नहीं हुआ, खोज हुई है। तो स्थल पूछेंगे तो आपको याद रखना है, ठीक है? ओके। हरियाणा में बहुत सारे स्थान हैं, जैसे कुणाल, मीताथल, भर्राना, इसे भिराना भी कहते हैं, राखी गढ़ी, बनावली, इस तरह के जो स्थान है ना ये हरियाणा में है। याद कर लोगे या तो वैसे या फिर ऐसे बताना पड़ेगा क्या? अच्छा तो चलो बता देता हूं। एक लड़का है कुणाल, हाँ लड़के का नाम क्या है? कुणाल। अब देखो पंजाब और हरियाणा में जो है पीने का जमाना है, तो कुणाल ने मीत को, अपने मित्र को भर भर करके पिलाई क्या? अजय सोमरस नहीं, आप भी नहीं, एक ही बात सोचते हो, राबड़ी पिलाई, राब पिलाई। कुणाल ने मीत को भरकर राब पिलाई, ठीक है? हाँ शराब नहीं, राब ओनली, ठीक है? ये देख लो, रा में राखी गढ़ी और बै में बनाओ, ले लो सर, हो गया। थोड़ी आवाज बढ़ा दे, देख करके जा रहा है तो उतार लो फिर फटाफट, बस याद होना चाहिए अपने को, तो कैसे भी हो। है नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं होती इनमें, कैसे भी कर लो, हरियाणा में होना चाहिए, हरियाणा में होना चाहिए। वो आपके क्वेश्चन जो आएंगे कि कौन सी जगह है या नहीं है, बस सीक्वेंस कोई है ही नहीं इनमें। हर किताब में सीक्वेंस अलग मिलेगी, क्योंकि सीक्वेंस कोई नहीं होती। कुणाल ने मीत को भरकर राम पिलाई, तो इसमें सारा जो मामला है वो हो गया। राबड़ी को राब बोलते हैं यार? नहीं बोलते? बोलते हैं, हमारे शेखावाटी में तो बोलते हैं। आप शेखावाटी कौन जगह के? श्री माधोपुर शेखावाटी आउट हो लेता है लगभग। असली शेखावाटी जो है ना वो सीकर झुंझुनू की, हाँ माना तो जाता है, तो इसलिए आप लोग क्या बोलते हो उसे? अड़ी लगा देते हो, है ना? ये जयपुर की ढूंढाड़ी का थोड़ा असर है, बिल्कुल। तो अब आप जो है ना शेखावाटी के बनना चाहते हो तो इसको राब याद करो, से हटा दो राब, हाँ ओके। तो इनमें एक आध स्थान है जहां अपन बात करेंगे, लेकिन डिटेल से बात जो करेंगे वो राखी गढ़ी और बनावली। सबसे पहले मैं चाहो तो बनावली को ले लो, या फिर कुणाल में एक एक नोट लिख करके फिर डिटेल से इनकी तरफ चलते हैं। तो कुणाल जो है ना उसकी हेडिंग डाल दो, कुणाल की हेडिंग डाल दो। कुणाल। अच्छा एक मजे की बात कि सारे के सारे जो स्थान है ना
वो एक ही नदी के किनारे है और उस नदी का नाम है घग्गर। और इसी घग्गर के किनारे अपना कालीबंगा। तो ये हरियाणा और राजस्थान की सिर्फ एक नदी है, वो है घग्गर। तो आप लोग याद रख लें, वैसे मैं लिखा दूंगा। कुणाल में पहले आप लोग जो है ना इस बात को देख लें कि इनका मैपिंग में कंडीशन क्या है। आज नहीं चलेगा तो उस भाई को बुला लेंगे ना, अपन बीच में आ जाएगा जब बुला लेंगे। अपन तब तक पढ़ते रहते हैं, वो आ जाएगा तब बात कर लेंगे। कुणाल भी कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी किनारे। तो कुणाल से चांदी के दो मुकुट, मुकुट जानते हो? महाभारत का युद्ध देखा हो तो जो पहन करके, जो टोपा सा ओढ़ करके, जो भीष्म पितामह वगैरह वगैरह सफेद रंग का, इसको भी चला आ गया मौके पर। तो इसमें नेट वेट कुछ भी नहीं है। तो आप लोग लिखें कुणाल में, तब तक लिखें दोस्तों, लिखें। यहां से चांदी के दो मुकुट, यहां से चांदी के दो मुकुट, यहां से चांदी के दो मुकुट प्राप्त हुए हैं, दो मुकुट प्राप्त हुए हैं। चांदी के साथ ताम्र वस्तुएं भी प्राप्त हुई है। चांदी के साथ ताम्र वस्तुएं भी प्राप्त हुई है। ओके, अब भिराना या भर्राना की हेडिंग डाल दो नीचे। इनमें एक एक चीज ही है बस, भिराना या भर्राना। मैंने लिखा है ना यहाँ पे, अच्छा यहां नहीं है, वो तुम्हारे कॉपी में देखो, भर्राना या भिराना मैंने जो लिखा था, भर्राना या भिराना। तो एक तो बात आप लोग समझ लें कि हरियाणा के लोग जो हैं आज भी अच्छे पैसे वाले हैं और उस समय भी अच्छे पैसे वाले थे। भिराना में एक औरत को कब्र में लिटाया गया है। अब ये तो पता नहीं कि उस औरत से उसका पति इतना प्यार करता था या फिर औरत जिद्दी थी, इन दोनों का पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि औरत जो थी सोने और चांदी के गहनों के साथ ही लिटाई गई। अर्थात सोने के जो जेवर हैं उसने गले में सिरोधारी यहां पर भी बांध रखा था, इन्हें उसके कपाल के अभी बंधवा मिला, बाजूबंद बांध रखा था, ये बांध रखे थे, और पैरों में चांदी। तो सोने और चांदी के जेवरों के साथ उसको दफनाया गया। अब ये क्यों दफनाया गया? या तो शायद औरत ने जिद की होगी कि मेरे गहने में लेकर के जाऊंगी, या फिर उसका पति या उसके बेटे उससे इतना प्यार करते थे कि माँ के गहने जाने दो साथ ही, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये वाली खास बात तो लिखें, यहां की कब्र से, यहां की कब्र से एक महिला को सोने चांदी के, एक महिला को सोने चांदी के जेवरों के साथ दफनाया गया है। दफनाया गया। ओके दोस्तों, अब हेडिंग डाल दो राखी गढ़ी की। राखी गढ़ी, हाँ ये वाला, हाँ लगा दो। तो राखी गढ़ी की बात करें ना, तो यहां कई तरह के मुद्दे जो हैं अपने को ध्यान में रखने होंगे। राखी गढ़ी
घग्गर नदी के किनारे, इसे सरस्वती भी कहते हैं, घग्गर को सरस्वती भी कहते हैं दोस्तों। इसकी खोज अमरेंद्रनाथ के द्वारा 1997-98 में की गई थी। ओनली अमरेंद्रनाथ, अमरेंद्रनाथ बाहुबली नहीं, सिर्फ अमरेंद्रनाथ के द्वारा 1997-98 में खोज की गई थी। तब से उत्खनन चलता रहा, लेकिन बीच में हरियाणा में उत्खनन में दिक्कत आ गई, लोगों के खेतों को उजाड़ना पड़ा, और हरियाणा के खेत बड़े हैं, कीमती होते हैं, तो किसानों ने विरोध कर दिया। 2014 में मोदी जी फिर आए, तब से 2015 में यहां उत्खनन का कार्य फिर शुरू हुआ। 2020 में उत्खनन होते होते इतना बड़ा हो गया कि अब ये भारत का सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान बन चुका है। कौन? राखी गढ़ी। तो हेडिंग डाल दी राखी गढ़ी की, इसमें लिखते रहे जब तक इधर कुछ काम हो जाए। लिखें, राखी गढ़ी की खोज, राखी गढ़ी की खोज 1997 में, राखी गढ़ी की खोज 1997 में अमरेंद्रनाथ के द्वारा, लिखवा दिया था क्या? अच्छा, पहले कुछ नहीं लिखा नहीं था। अमरेंद्रनाथ के द्वारा की गई उन्हीं के द्वारा, ये वाला, उन्हीं के द्वारा 1999 से 1999 में उत्खनन प्रारंभ किया गया। ऑफ हो गया। 1999 से उत्खनन प्रारंभ किया गया। तो खोज और उत्खनन दोनों काम किसने किए? अमरेंद्रनाथ बाहुबली ने। तो 1999 से उत्खनन का काम हुआ। वर्तमान में इसकी स्थिति ये है कि ये भारत का सबसे बड़ा स्थान बन चुका है। तो नीचे लिख दें ये बात भी। राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल है। सिंधु सभ्यता का स्थल है। ओके। अच्छा बताओ, भारत में पहले सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? धोलावीरा। धोलावीरा था। अब धोलावीरा आ गया है सेकंड नंबर पे, और फर्स्ट नंबर पे कौन सा हो गया? राखी गढ़ी। तो ये बात नीचे और जोड़ दें इसके। धोलावीरा अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। ये गुजरात में है धोलावीरा, और बहुत ही प्यारा है। मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन दिखाऊं क्या, मेरी नेट आज साथ दे नहीं रही। बात करेंगे। राखी गढ़ी जो है वो बेसिकली हरियाणा के हिसार जिले में है, लेकिन एक बार सिविल सेवा में, विशेषकर आईएएस में जो क्वेश्चन आया था, उसमें जिला मुख्यालय पूछ लिया कि किस जिला मुख्यालय के पास में है, तो वो जींद जिला मुख्यालय के पास में। अब मैं चलो आपको कुछ बातें बताता रहता हूं। एक तो राखी गढ़ी जो है ना,
उसमें सबसे आश्चर्यजनक जो चीज मिली है वो है वहां का नरकंकाल। एक जवान लड़का जिसकी उम्र 20 से 25 साल की रही, वो वहां कब्र में दफनाया गया। उसके शव को इस प्रकार से दफनाया गया, इस प्रकार की मिट्टी से उसे, शायद या तो जल्दीबाजी में दफना दिया किसी ने, कि गीली मिट्टी पड़ी थी, चिकनी मिट्टी, उसी में गड्ढा खोद करके उसको पटक दिया, चारों तरफ उसकी मिट्टी जो थी लिपट गई। तो उसको, उसका कंकाल जो है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित अवस्था में है। इतना सुरक्षित, कितना कि उसकी हड्डियों के बीच में बोन मेरो अभी भी बची हुई है। यानी हड्डियों के बीच में जो बोन मेरो होती है ना, अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं, वो अभी भी है। हालांकि पूरी तरह से हड्डी भरी तो नहीं है, लेकिन हड्डी के किनारे किनारे वो पदार्थ अभी भी चिपका हुआ है। वैज्ञानिकों ने, जो चिकित्सा, जो लोग हैं चिकित्सक, उन्होंने वो लिया है सैंपल और उसे स्टेम सेल विकसित कर ली। इसका मतलब अब वो काम कर रहे हैं, अभी 2020 की बात है, अब वो काम कर रहे हैं कि उस स्टेम सेल से उस व्यक्ति को फिर से बना लेंगे और फिर उससे पूछेंगे कि तू बता, तुम लोगों की लिपि क्या थी, तू पढ़ के बता, और तुम लोगों का धर्म क्या था, और तुम तो सारे मर गए और हम लोगों के लिए जंजाल छोड़ गए। तो हाँ, उसके क्या हाल है वो सारा बताएगा। बताएगा क्या? नहीं बताएगा, क्योंकि वो नए सिरे से एक शिशु के रूप में विकसित होगा, उसकी मेमोरी बिल्कुल साफ होगी। बस हाँ, उसका जीनोम का पता लग जाएगा कि वो प्रजाति कैसी है, वो किस तरह के लोग थे, गोरे थे या काले थे, लंबे थे या छोटे थे, मोटे थे या पतले थे। तो जाति का पता लग सकता है, बाकी उसकी मेमोरी में कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो सबसे सुरक्षित अवस्था में नरकंकाल जो है वहां से प्राप्त हुआ है। मैं दिखाऊंगा अभी नरकंकाल, यदि चल गया तो। चल गया तो दूसरी बात, मोदी जी इस बात से बड़े खुश हुए। मोदी जी को इस बात से बड़ी पीड़ा होती थी जब हम पढ़ते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। इन्होंने इसकी खुदाई और उत्खनन के लिए खूब धन दिया, तो कुछ अच्छी चीजें मिली। तो 2020 में, याद रखेंगे, 2020 में इसे राष्ट्रीय संग्रहालय बना दिया गया है। अब राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थापित हुआ है? राखीगढ़ी। किसके द्वारा स्थापित किया गया? मोदी जी के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा। तो प्रधानमंत्री, भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन 2020 में किया है। ओके, और कछु हुआ? अरे वाह, ये है ना, देखो, मेहनत करने का नतीजा जीत मिलती है। तो ये एक दो चीजें और आप लोग ऐड करते रहे, ठीक है? चलो जी, अब अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले डालते हैं राखीगढ़ी। अब ये राखीगढ़ी दिख रही है और हिसार कहां से है? हिसार देखना, तो ये रहा। अब ये राखीगढ़ी जिला तो है हिसार, ये कैसे भागेगा बताओ?
हम्म, इसको चलो कोई ना। अब देखो आप, ये क्वेश्चन क्या निकला था कि ये राखी गढ़ी है, इसमें हिंदी में दे रखा है रखी गाही, लेकिन इंग्लिश में देखो राखी गढ़ी। ये गूगल मैप वाले क्या करते हैं कि हिंदी को इंग्लिश में, फिर इंग्लिश से फिर हिंदी बना देते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है। खैर, ये जिला लगता है हिसार, क्योंकि हिसार जो जिला है वो जिला काफी विस्तृत है, तो हिसार जिले में आता है। और राखी गढ़ी जो है वो सीमा पर, इस प्रकार से ये हिसार जिला जो है वो है। और ये, लेकिन वहां जाने से पहले जींद जो है वो जिला मुख्यालय वो बिल्कुल पास में है, इसलिए आपको कुछ किताबों में जींद जिला भी मिल सकता है। और ये क्यों मिल सकता है, क्योंकि एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि राखी गढ़ी, अभी 2020 में आईएएस एग्जाम में क्वेश्चन आया था जीके में, कि राखी गढ़ी जो कि भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय है, किस जिला मुख्यालय के समीप स्थित है। अब बताओ क्या होगा? जींद। तो जींद जो है, जिंद नहीं होता है, जींद, तो जींद जो जिला मुख्यालय है वो इसके सबसे करीब है दोस्तों। ये राखी गढ़ी जो है वो इसके पास में है, जबकि वास्तव में किस जिले की सीमा में है? हिसार। तो वैसे तो हिसार जिला मुख्यालय में आता है, हिसार जिले में पड़ता है, लेकिन इस राखी गढ़ी के पास में जिला मुख्यालय कौन सा है? ये यूपीएससी में पूछ लिया। तो तब से क्या हुआ कि कई गाइड लिखने वाले लोगों ने इसका जिला ही चेंज करके हिसार की जगह क्या कर दिया? जींद कर दिया। ठीक है, एक तो ये बात लिखेंगे आप, एक एक करके समझाता चलो और आप लोग लिखते चलेंगे। लिखो दोस्तों, राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। तट पर स्थित है। जींद जिला मुख्यालय, जींद जिला मुख्यालय इसकी समीप स्थित है। समीप स्थित है, लिख दिया। ओके, अब एक कोई सा भी अपनी यदि मैप लेवे, शायद ये साफ हो मैप, तो ये देखिएगा, ये रोपड़ वगैरह, ये तो ये सतलज नदी है, ऊपर से जो जा रही है ना, ये तो सतलज नदी है। ये पास में ये यमुना निकल रही है, यमुना जिसके किनारे दिल्ली वगैरह है। और पहले ये जो यमुना थी, ये जो साक्ष्य अपने को सैटेलाइट से मिले हैं, ये यमुना यहां आकर के और फिर बीकानेर में मिला करती थी। बीकानेर में जो कपिल मुनि की कोलैत झील है, वहां यमुना इसमें मिलती थी सरस्वती नदी में।
तो पहले इसकी सहायक थी, लेकिन यहाँ मरुस्थली भाग आने से यमुना के मार्ग में जो जमीन थी वो ऊपर उठती चलेगी, बालू आती चलेगी, तो यमुना ने जो है मार्ग बदल लिया और ये फिर गंगा में जाकर के मिलने लगी। तो ऋग्वेद में चूंकि इसको साफ रूप में द्रैस्वती नदी के रूप में कहा गया, यमुना को द्रैस्वती नदी के रूप में, और ये मिलती थी। खैर कुणाल आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया सारे बनावली वगैरह सारे के सारे जो स्थल हैं वो सारे के सारे इसी के किनारे हैं। ठीक है, इराकी गढ़ी दूर दिखाया हुआ, लेकिन तीर का निशान देकर इसको भी पास में दिखा दिया। तो ये जो सरस्वती नदी यूं घूम करके उस तरह से चला करती थी। अब सारे स्थल जो हैं उसके हैं। कालीबंगा भी यही है, कालीबंगा भी इसी घग्गर या सरस्वती नदी किनारे। कालीबंगा के सबसे पास में कोई स्थान है, वो उसका नाम है बनावली। बनावली, और बनावली से थोड़ा सा ही आगे कौन सा है, राखी गढ़ी, और फिर कौन सा है, कुणाल। तो ये इन्होंने थोड़े से ही दिखाया है। तो एकमात्र जो नदी है वो उसी के किनारे स्थान है। इसमें शायद थोड़ा सा और ठीक तरह से समझ में आएगा। ये घग्गर नदी लिखा है यहाँ पर, घग्गर हकड़ा। ये बिंदी बिंदी सी दिखाई हुई है ना, यस, ये वाली जो बिंदी बिंदी जो दिखाई हुई है ये सरस्वती नदी का मार्ग है, और ये यमुना है, ये यमुना लिखा हुआ। ये यमुना और सरस्वती दोनों इसी राजस्थान की तरफ ही बहती थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर मरुस्थली भाग ऊपर आने के कारण राजस्थान में ये मार्ग बदल लिया इसने। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये राखी गढ़ी दिख रहा है इसी के किनारे, इसी किनारे बनावली, इसी के किनारे कालीबंगा। तो कालीबंगा, बनावली और राखी गढ़ी में एक सीक्वेंस है। कालीबंगा और बनावली में लगभग उतनी दूरी है जितनी की बनावली और राखी गढ़ी में दूरी है। मिताथल जो है थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा नीचे राखी गढ़ी के, लेकिन ये नदी इस प्रकार से प्रवाहित होती है। कोई भी नदी एकदम से सीधी नहीं होती। तो अभी जैसे गंगा बह रही है तो इसका तो मार्ग में दिखा दिया, लेकिन सरस्वती चूंकि बह नहीं रही इसलिए बिंदी बिंदी करके इसको सीधा दिखा दिया। जबकि मार्ग जो होता है नदियों का यूं होता है। तो इस प्रकार से कालीबंगा यहाँ है, मिताथल यहाँ है, राखी गढ़ी यहाँ है। तो सारे के सारे, कुणाल मैंने आपको बताया था और इसके पास में कुणाल। तो सारे स्थान जो एक ही नदी है उसका नाम है घग्गर या सरस्वती। हो सकता है घग्गर नाम नहीं है, क्योंकि जब बहती थी तब सरस्वती के रूप में बहती थी, तो सरस्वती नाम भी आ सकता है। अब दोस्तों एक बात और कि अब दीप वर्तमान पोजीशन देखें तो मोहनजोदड़ो 1 नंबर पर है बड़ा होने में, और अभी तक राखी गढ़ी 2 नंबर पर आया है। लेकिन 2020 में घोषणा की थी कि 440 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ राखी गढ़ी। हालांकि अभी खुदाई 204 हेक्टेयर में हुई है। 2020 के आंकड़े में बता रहा हूं, जब मोदी जी जब गए थे तब 204 हेक्टेयर के अनुसार अभी दूसरा स्थान है। लेकिन जो मोहनजोदड़ो है वो 250 हेक्टेयर के अंदर खुदाई हो चुकी है उसकी, तो 204 तो इसकी हो गई है। और जो इतिहासकार कह रहे हैं कि हमें 400 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैले होने का अनुमान है। जब 400 हेक्टेयर में खुदाई हो जाएगी, उत्खनन होगा, तो बताओ संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थान कौन सा होगा? अभी सेकंड नंबर है, भारत का 1 नंबर है, टोटल में सेकंड नंबर है, लेकिन भविष्य में बनने की क्या उम्मीद है? फर्स्ट स्थान पर आने की उम्मीद है। तो मैंने ये सारी बातें आपको लिखाई नहीं, 2020 का संग्रहालय भी नहीं लिखा है शायद। ठीक है, लिखेंगे दोस्तों एक एक करके लिखेंगे। राखी गढ़ी में 200 हेक्टेयर से अधिक 200 हेक्टेयर से अधिक उत्खनन किया जा चुका है। उत्खनन किया जा चुका है। इतिहासकारों के अनुसार 400 हेक्टेयर तक उत्खनन किया जा सकता है।
तब यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल होगा। स्थल होगा। ओके, अब वो जो जवान लड़का है 2500 बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, वर्तमान में ईस्वी में 2023, तो 2000 और जोड़ दो। आज से 4500 साल पहले ये जो लड़का था, क्यों मर गया था पता नहीं, लेकिन इसकी अस्थि मज्जा अस्थियों के बीच आज भी उपलब्ध हुई है विद्वानों को। इसके हाँ, इसके पास में किसी बच्चे की, लेकिन वो डैमेज कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। इसका हाथ जो है शायद बच्चे के ऊपर रखा हुआ था। ऐसा क्या था, क्यों था, कैसे था, ये तो खैर ये भाषा पढ़ नहीं सके, ये सारे मर चुके हैं, सिर्फ अनुमान बाकी है, इसलिए ज्यादा अनुमान भी लगाए नहीं जाते। लेकिन ये कंकाल जो है वो सबसे सुरक्षित कंकाल माना गया है। ऐसा लगता है कि 150 या 200 साल पहले कोई कंकाल दबाया गया हो, उसकी पोजीशन देख करके इसकी पोजीशन याद आती है, जबकि ये 4500 साल पुराना कंकाल है। तो उस लड़के में शायद, उसमें ये नर कंकाल है, मतलब मादा नहीं है, तो इसलिए मैं बार बार लड़का बोल रहा हूं। तो इनमें इतना प्रोटेक्शन कैसे था, या तो एंटीबैक्टीरियल इसके शरीर में कुछ था ऐसा दमदार, या फिर वो कोई जहर खा के मरा हो, जो जहर ऐसा हो कि बैक्टीरिया आज भी कोई पास में जाता है दूसरा मर जाता है, तो बैक्टीरिया आज भी लग नहीं रही, इसलिए सुरक्षित है। कैसा है, कारण क्या पता नहीं, लेकिन इसके पास में एक महिला का सिरो टांग मिली। ये रही महिला, ये रही महिला की लंबाई को देख करके ऐसा लगता है जैसे आधुनिक हो। ये रही महिला, ये इसकी लंबाई भी नापी का, हालांकि कंकाल डैमेज है। ये दोनों पास पास में मिले, ये कंकाल डैमेज है, हड्डियां सुरक्षित नहीं है, लेकिन एक महिला का कंकाल मिला। तो ये जो मिले, राखी गढ़ी से जो कुछ मिला है वो आश्चर्यचकित करने वाला है। सेम काल है, सेम टाइम है, लेकिन सबसे सुरक्षित अवस्था में जो चीजें मिली हैं वो यहीं से मिली है। ठीक है, तो ये वाली बात वो लिख दे। मैंने नरकंकाल वाला लिखा दिया था क्या? लिखे। राखी गढ़ी से सबसे सुरक्षित, राखी गढ़ी से सबसे सुरक्षित नरकंकाल प्राप्त हुआ है। नरकंकाल प्राप्त हुआ है। अभी राखी गढ़ी के जो मकान है वो भी आप देख सकते हैं, ईंटें भी ठीक है। हरियाणा की तो ईंटों में भी दम है, ईंटें सबसे कम डैमेज है। अब ईंटें आई नहीं है, बहुत स्लो चल रहा है। ये रही, ये ईंटें काफी अच्छी अवस्था की ईंटें हैं। ये टूरिज्म ने बनाया है अभी, ये रिसोर्ट अभी बनाया, ये तो टूरिज्म, हरियाणा टूरिज्म का है ना, ये तो वो अब बनाया उन्होंने, ये हरियाणा टूरिज्म खुल गया। तो ये खुदाइयां कर रहे हैं वो लोग, इस प्रकार से खुदाइयां चलती हैं जिनमें एक एक चीज को ढंग से मजदूरों के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, ओके, तो ये बात भी आपने लिख दी, लिख दिया कंकाल वाली बात। आगे लिखे, 2020 में 2020 में राखी गढ़ी को राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया गया।
इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। के द्वारा किया गया। ठीक है, तो उत्खनन करने वाले जो होते हैं वो पूरा किट पहन करके जाते हैं। आप देख रहे हैं ना, क्या पता कोई इस प्रकार का महामारी कंकालों के द्वारा फिर से आ जाए, लग जाए, फिर हम सबके बीच में फैल जाए। क्योंकि ऐसा माना गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन महामारी से हुआ था, कैनेडी महोदय कहते हैं। तो पता नहीं इनके कंकालों में कौन सी कीटाणु अभी तक जीवित हो, कब लग जाए, इसलिए बहुत सावधान रखनी पड़ती है। ओके, एक यहां पर मातृ देवी वाली मोहर और जिस पर लिपि भी है वो भी प्राप्त हुई, ये बात भी लिख दें। राखीगढ़ी से एक मोहर प्राप्त हुई है। राखीगढ़ी से एक मोहर प्राप्त हुई है। मुहर सील ठप्पा प्राप्त हुई है, जो जिस पर सिंधु लिपि एवं मातृ देवी का चित्रण किया गया है। मातृ देवी का चित्रण किया गया है। ओके, एक बात और, यहां से अग्निकुंड खूब मिले हैं। अग्निकुंड बोले तो हवन करने वाले कुंड, यानी जो भारतीय वैदिक प्रक्रिया में जो हवन बनाए जाते थे, जैसे ईंटों का इस प्रकार का एक बना दिया, फिर इसके ऊपर ईंटों का फिर से इस प्रकार का ढांचा बना दिया, फिर इसके ऊपर और ईंटों का इस प्रकार का बना दिया, और फिर इसमें जो है वो आग जलाकर लकड़ी से हवन किया जाता था। तो ये जो बनाया जाता था ये उसे हवन कुंड कहा जाता था। तो ये हवन कुंड भी वहां पर प्राप्त हुए हैं, ये बात भी लिख दो। राखीगढ़ी से बड़ी संख्या में हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। ओके, ठीक है। अब दोस्तों बनावली की हेडिंग डाल दो। बनावली पिछली 2 बार में जब देखा तो धोलावीरा से, राखीगढ़ी से अच्छे क्वेश्चंस निकले। बनावली से तो 2 ही चीजें पूछी गई हैं, एक तो हल्का साक्ष्य, हल्का नमूना, ये बनावली से मिला है। तो बनावली जो है ना दोस्तों, ये फतेहाबाद जिला कौन सा है? फतेहाबाद हरियाणा। और नदी कौन सी है? घग्गर। लेकिन फतेहाबाद के लोग उसको लोकल भाषा में रोशनी रंगोई कहते हैं। रोशनी रंगोई नाम से जानते हैं, तो रोशनी रंगोई कोष्टक में घग्गर। जैसे हनुमानगढ़ के लोग जो है ना, घग्गर को नाड़ी कहते हैं, लोकल नाम है ना, तो हनुमानगढ़ के लोग घग्गर को नाड़ी कहते हैं, और ये लोग अपनी लोकल भाषा में इसको रोशनी रंगोई कहते हैं। तो घग्गर के तट पर ये स्थान प्राप्त हुआ है। इसकी खास बात क्या है दोस्तों बनावली की, कि यहाँ पर हल्का साक्ष्य, हल्का एक खिलौना मिला है, सेम टू सेम हल जैसा हल्का खिलौना जो मिट्टी से बना हुआ था प्राप्त हुआ। इससे स्पष्ट होता है
कि वो बैलों के द्वारा चलने वाले हल का प्रयोग करते थे, बैलों के हल का प्रयोग करते थे, क्योंकि उसमें बैलों को जोते जाने की तरह हल के जो आगे जैसे ये हल बनाया गया इस प्रकार से, तो इसके आगे दो बैल जोते जाने वाली जगह मिली है, जुरा जिसको कहते हैं जी, जुरा या जुड़ा जी। तो उसमें एक बैल के ऊपर ये लकड़ी रख करके, एक बैल यहाँ और दूसरे बैल पर लकड़ी रख कर, तो दो बैल जो थे इसको खींचा करते थे और तब जा करके ये हल जो था वो चलता था जमीन में। तो इस प्रकार से हल के बैलों के द्वारा हल का प्रयोग का साक्ष्य कहां से मिला है? बनावली से। एक तो ये क्वेश्चन बहुतायत में पूछा गया है। अगली बात कि यहां दोस्तों जौहरी का एक घर मिला है, जौहरी का घर, सुनार का घर मिला है। आप कहोगे साहिब सुनार का घर आपको कैसे पता? क्योंकि यहाँ सोने की चीजें बहुतायत से मिली। सोना कुछ बिना गढ़ा हुआ एक ईंट ईंट के रूप में, और कुछ उसके बनाए हुए जेवर, यानी कि ये जेवर बनाने का काम करता था। तो जो जौहरी का घर है वहां से सोना भी मिला है, कार्नेलियन मिला है, कार्नेलियन यानी कि कीमती पत्थर, सोना भी प्राप्त हुआ और अनेक कीमती पत्थर भी प्राप्त हुए। तो इसको जौहरी का घर कहा गया है। यहां पर दोस्तों एक व्यापारी का घर भी मिला है, व्यापारी का घर। आप कहोगे कि व्यापारी का घर मिला कैसे? क्योंकि उसके घर से बाट मिले, बटखरे, तोलने वाले बाट, बटखरे मिले और बहुत सारी और सामग्री मिली, लेकिन सबसे उपयुक्त सामग्री है कि उसका घर 2 मंजिला मिला है, 2 मंजिला घर। और दोस्तों ऊपर की मंजिल पर भी हाथ धोने के लिए वाश बेसिन का प्रयोग किया गया, वाश बेसिन के साक्ष्य यहां से मिले। उस जमाने में लोहा नहीं, प्लास्टिक नहीं, पाइप नहीं, टंकी नहीं, फिर भी वाश बेसिन। अब आप कहोगे गुरुजी फिर बिना टंकी के वाश बेसिन में पानी कहां से आता था? तो तगड़ा जुगाड़ू व्यक्ति था, इसने मटकों के ऊपर मटके रख करके, जो जैसे कि एक बड़ा मटका है उसके जो नीचे एक छोटा छेद और फिर यहाँ पर जो है एक मटका, और इस प्रकार से मटकों पर मटके रख करके इनको पैक किया गया, गिल्ली मिट्टी से पका दिया, और फिर यहां से इसमें गिल्ली मिट्टी की एक बनी हुई टोटी निकाली हुई, और फिर उसमें बांस को सेट करके, खोखला बांस बना करके वाश बेसिन में लगाया गया। और वाश बेसिन में बांस के आगे दूसरे बांस की एक, जैसे कि ये खोखला बांस है, और इस बांस में दोस्तों जो है दूसरे बांस का कील सा बना करके और उस पर कपड़ा लपेट करके और इसमें लगा दिया जाता था। जब जरूरत होती खोल लेते थे और वापस लगा देते। तगड़ा जुगाड़ जो था ऊपर की मंजिल पर वाश बेसिन के लिए इन्होंने किया। फिर वाश बेसिन से फिर गंदा पानी निकालने के लिए भी मोटे बांस की नाली बनाई गई। तो मतलब संसाधन नहीं थे उनके पास में, बाकी 5000 साल पहले दिमाग तो इतना ही था जितना कि आज है। तो ये 2-4 बातें और मैं लिखा देता हूं आपको। हल्का साक्ष्य बता दिया क्या मैंने? लिखाया नहीं ना? लिखो। ये तो लिखा दिया शायद मैंने, कुछ भी नहीं लिखाया। ओके, तो बनावले में इसको यहां तक तो उतार लो, दो जो व्हाइट वाली लाइन है ऐसे कैसे जी। खोज और उत्खनन इसकी 3-4 बार हुई, जैसे 1974 में पहली बार, फिर 1982 में। तो इसको तो रहने दो क्योंकि 4 जनों के नाम मुश्किल है, और अभी तो बहुत ज्यादा पड़े, कम से कम 25 स्थल और हैं। कितने के याद करोगे? 25 ज्यादा है, 26-27 स्थल और है। दो लाइन व्हाइट वाली तो उतार लो फटाफट।
हाँ दोस्तों, अब नीचे वाला मैंने जो अपने पीले कलर में है, जौहरी का घर प्राप्त हुआ, इसको लिख दो। जौहरी का घर प्राप्त हुआ जिसमें, जौहरी का घर प्राप्त हुआ जिसमें, जौहरी का घर प्राप्त हुआ जिसमें कार्नेलियन सोना लाजवर्द मणि, कार्नेलियन सोना लाजवर्द मणि, कीमती पत्थर प्राप्त हुए हैं, कीमती पत्थर प्राप्त हुए, कीमती पत्थर प्राप्त हुए। आगे लिख दें दोस्तों, व्यापारी का घर प्राप्त हुआ, व्यापारी का घर प्राप्त हुआ जिसमें बटखरे, मुहरे, बटखरे, मुहरे एवं दो मंजिला मकान प्राप्त हुआ जिसमें वाश बेसिन का प्रयोग किया गया, जिसमें, मैंने क्या क्या लिखाया, दो मंजिला मकान प्राप्त हुआ जिसमें वाश बेसिन का प्रयोग किया गया। इसके ऊपर मैंने बताया था बटखरे मुहरें प्राप्त हुई। इससे पहले ये मैंने जो था ना, ये व्यापारी का घर मिला, बटखरे और मुहरें सेम टू सेम है। फिर दो मंजिला मकान प्राप्त हुआ जिसमें वाश बेसिन का प्रयोग किया गया। फैक्ट वही है जो मैंने बोर्ड पर लिखे, बस हम लंबी चौड़ी भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। लास्ट लाइन दोस्तों, यहां से भी हवन कुंड प्राप्त हुए हैं, यहां से भी हवन कुंड प्राप्त हुए हैं, हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। चलो अब उत्तर प्रदेश की हेडिंग डाल दो। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तीन ही जगह हैं दोस्तों, बड़ा गांव, उल्लासराव, तीसरा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ये जो आलमगीरपुर है ये भारत का और इस सभ्यता का पूर्वी स्थल है दोस्तों, भारत का भी और इस सभ्यता का भी पूर्वी स्थल है। तो मैंने बताया था आपको कि उत्तरी स्थल तो कौन सा हो गया, सोर तो गई, और जो पश्चिमी स्थल है वो कौन सा हो गया, सुत का गेंडोर। और दोस्तों जो पूर्वी स्थल है वो कौन सा है, आलमगीरपुर। और दक्षिणी स्थल कौन सा है, दैमाबाद।
तो ये इस सभ्यता के हैं। तो ये उत्तरी स्थल है, ये दक्षिणी स्थल है, और ये पूर्वी स्थल, और ये पश्चिमी स्थल। लेकिन जब भारत की बात आती है तब भारत में पूर्वी स्थल तो यही रहेगा, दक्षिणी स्थल भी यही रहेगा। ये दो तो चेंज नहीं होंगे। चेंज सिर्फ ये दो होते हैं दोस्तों, ये दो स्थान चेंज हो जाते हैं। एक तो यहां पर मांडा, मांडा, और एक यहां पर दोस्तों जो है वो नागेश्वर, गुजरात के कोने पर नागेश्वर। तो यहां पश्चिमी स्थल भारत के संदर्भ में नागेश्वर हो जाता है, और उत्तरी स्थल जो है वो मांडा हो जाता है। बाकी दक्षिणी स्थल और पूर्वी स्थल तो सभ्यता के भी यही है और भारत के भी यही है। ठीक है, ये मैं आपको आगे विस्तार क्षेत्र में बता दूंगा, क्षेत्रफल भी जहां बताऊंगा वहां पर। तो 3 स्थान हो गए, बड़ा गांव, हुलासरा और आलमगीरपुर। हेडिंग डालो आलमगीरपुर के, सिर्फ एक लाइन ही लिखनी है। आलमगीरपुर में लिखना है। यह स्थल हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे मेरठ से, हिंडन नदी के किनारे मेरठ से प्राप्त हुआ है। मेरठ से प्राप्त हुआ है। यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल है। हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। आगे लिख दें 1958-59 में 1958-59 में आलमगीरपुर की खोज और उत्खनन का कार्य यज्ञदत्त शर्मा ने किया। यज्ञदत्त शर्मा ने किया। ठीक है जी, इसकी जानकारी खत्म हुई। कछु खास मिला ही नहीं यहाँ पे, बस खोदने वाला यज्ञदत्त शर्मा था। नदी हिंडन है, स्थान पूर्व में है, बस, और कुछ भी नहीं है। अब आप सावधानी रखें, क्योंकि आपके आरएस के लिए जो गाइडें मार्केट में है उनमें उत्तर प्रदेश में एक और स्थान है जिसका नाम है सनोली। और आप YouTube पे डालोगे, फटाफट सनोली डालो तो उसमें देखो तो बहुत सारी वीडियोज आ रहे हैं। सनोली डालो तो सही, कोई भी विद्यार्थी YouTube पे फटाफट मिलेगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान, वहां पर ये मिला और वो मिला और वो मिला। लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि सनोली सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। उत्तर प्रदेश में सनोली है ना, तो मिल गया होगा बहुत सारे दोस्तों को। नहीं मिला, जाओ रहे बाबू।
ये ना सिनोली। हाँ तो सिनोली तो है। ये देखो खुदाइयां हो रही हैं और यहाँ पर इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ दिया गया। देखो यहाँ पर सिनोली के साथ धोलावीरा की इनकी जानकारी दे दी गई और विकिपीडिया भी दे रहा है। हाँ 125 कब्रें पाई गई हैं और मेरठ के पास में है, ये है वो है, बहुत सारी जानकारी है इसके अंदर। और सिंधु घाटी सभ्यता का बिल्कुल इसको खास स्थान बता दिया गया है। आप याद रखें, सिनोली सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुतायत में लोहा पाया गया है, लोहे से निर्मित औजार है। और सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है जो लोहे युग से दूर है। वास्तव में सिनोली वैदिक कालीन स्थल है। जो हम सुनारी जोधपुरा पढ़ेंगे, जो हम अंतरंजी खेड़ा पढ़ेंगे, हम भरतपुर का नोह पढ़ेंगे, हम टोंक का रेड पढ़ेंगे, तब हम सिनोली पढ़ेंगे। ऐसे में यहां पर ज्ञान जो है ना, वो जितना लोग कम जानते उतना फेंक देते हैं। तो आप एकदम सावधान रहें। ऐसी सावधानी जैसे जयपुर में एक जगह है, नाम है भानगढ़। ओहो, इसके बारे में इतना लिख रखा, बोलो दुनिया की सबसे पॉपुलर हॉन्टेड पैलेस है जहां निश्चित रूप से भूत पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है क्या? बताओ, भूत नहीं है? तू गई थी क्या? जो झूठ बोले, गई थी? भूत नहीं थे? अरे शाम होते ही वहां पर आवाजें जो निकलती हैं, तो एक बात बता, फिर रोज आंधी क्यों आती है वहां पर शाम को? और 5 बजे बाद में सरकार वहां क्यों नहीं रुकनी देती? वहां लिखा हुआ है बाहर। सही बता, गई थी? झूठ बोल रही है? नहीं गई ना? हाँ बस तो मैं मार खा जाता इनके कॉन्फिडेंस को देखकर, लेकिन मैंने इनको 2-3 झूठ बोले और ये जो है बता नहीं पाए। सच बात है, कोई आंधी नहीं आती। लोग कहते हैं वहां कपड़े नहीं उड़ते, और साथ में हाँ 5-6 बजे बाद में पुरातत्व विभाग का कार्यालय बंद होता है, इसलिए टिकट काटना बंद हो जाता है, इसलिए वहां अंदर कोई जा नहीं सकता। वो सभी जगह के लिए। हाँ 6 बजे के बाद किसी कहीं भी नहीं जाने देते। तुम जयगढ़ में जाकर दिखा दो। तो उसी के लिए थोड़ी बात है कि मैं आरएस में सिलेक्शन से पहले स्कूल व्याख्याता के पद पर था, और उससे पहले मैं सेकंड ग्रेड टीचर था। सेकंड ग्रेड टीचर के रूप में मेरी पोस्टिंग जो थी वो भानगढ़ के पास में एक अजबगढ़ है, अजबगढ़ रही थी थोड़े दिनों पहले। और अजबगढ़ के भी ठीक पहले गांव है पिपलाई। पिपलाई, हाँ पिपलाई में मैं कुछ दिनों तक, सड़क के पास में सेकेंडरी स्कूल है, वहां सामाजिक अध्ययन का विद्यार्थी रहा। मेरे लिए बड़ा लकी रहा पिपलाई। वहीं रहते रहते मैंने परीक्षा दी थी आरएस की, तो उसमें भी हो गया और फर्स्ट ग्रेड में भी हो गया। तो 2 गजेटेड पोस्टें मैंने पिपलाई रहते रहते भानगढ़ के पास में रहते रहते प्राप्त की। खैर, तो चूंकि मैं मुश्किल से 12 किलोमीटर दूर था भानगढ़ से, स्कूल अक्सर 12:30-1 बजे बंद, तो शाम को मोटरसाइकिल लेकर के निकल जाते थे कि यार भानगढ़ का रहस्य तो खोज लें कम से कम। तो खूब एक दिन दोस्तों ने कहा कि यार भानगढ़ के पास है, मैंने कहा जाओ। तो गए थे, पार्टी सार्टी रखी, फिर हमने तय किया कि आज तो उसी पहाड़ी पर चढ़ करके पार्टी करेंगे जहां भानगढ़ है। फिर शाम को 9 बज गए। हमने सबने सोचा कि वास्तव में भूत हैं क्या, 5 जने हैं, अपने को क्या कहेंगे, चलो उतरते हैं। फिर हम लोग 9 बजे उतरे, रात को 2 बजे तक भानगढ़ में रहे। कहते ना कि रात को भूत है, कुछ भी नहीं है। खोज की, वहां जानकारियां ली, तो पता लगा कि भानगढ़ जो है वो भगवंत दास जो भारमल का बेटा था, जयपुर का आमेर का राजा भारमल, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला, उसका बेटा था भगवंत दास। भगवंत दास ने ये भानगढ़ बसाया था। जब सवाई जयसिंह ने जयपुर बसाया, तब सबसे ज्यादा आबादी भानगढ़ से आई थी। भानगढ़ के सभी लोगों को, क्योंकि भानगढ़ आमेर और दिल्ली के बीच में पड़ता है,
इसलिए बानगढ़ के लोग सबसे अच्छे व्यापारी थे उस जमाने में भी। इतने बड़े व्यापारी कि ये राजाओं को भी ऋण दिया करते थे, सोने और चांदी के टंके दिया करते थे। तो इतने बड़े व्यापारी थे। जब सवाई जयसिंह ने जयपुर बसाया तब उन्होंने भानगढ़ के सारे लोगों को कहा था कि तुम्हें जयपुर में आना होगा। आज आप चौड़ा रास्ता, जोरी बाजार, छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ के बीच का जो त्रिपोलिया है, सारी दुकानों पर देखोगे कि मक्खनलाल भानगढ़ वाले, भानगढ़ वालों की गली है यहाँ पर। तो सारे लोग जयपुर आ चुके हैं। एक बार मैं मेरे शादी के समय जोरी बाजार में कुछ गोल्ड ले रहे थे, तब बात चल गई। तो वो भानगढ़ वाले थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा वैसा भानगढ़ से आए हो? बोले हम तो नहीं आए, हमारे दादा के दादा के दादा आए होंगे सवाई जयसिंह के समय। तब से हम लोग भानगढ़ वालों के नाम से फेमस है। तो मैंने कहा वहां भूत उतर, वो तो कहते हैं ना कि अजबगढ़ भानगढ़ में टकराव हो गया था, जादूगरी के दम पर दोनों नष्ट हो गए। बोले ये सब बकवास है। भानगढ़ का एक एक व्यापारी जयपुर में लाकर के बड़े शिद्दत से और प्यार से बसाया गया था, और 1 रुपया नहीं लगा। हमें मकान दिए गए थे और दुकानें दी गई थी। भानगढ़ के एक व्यापारी को 5-5 दुकानें दी गई थी। तो आज जो 4 दीवारी के बीच में दुकानें हैं, ये सारी लगभग भानगढ़ वालों की है। ये अलग बात है कि उन्होंने बेच दी। तो भानगढ़ ना तो उजड़ा था और ना ही कोई भूतिया पैलेस है। भानगढ़ एक विकसित आर्थिक केंद्र था, और वहां के लोग आज भी सारे के सारे जिंदा हैं, भले वो पलायन करके यहाँ आए। क्योंकि सवाई जयसिंह ने जब जयपुर बसाया था तो लोग कहां से आए थे? भानगढ़ से और आमेर से। दो ही केंद्रों के लोग थे, बाकी दुनिया तो बाद में आई है। कंप्लीट है, वहां टूटे हुए हैं, बाद में सारे कंप्लीट हैं, बाद में टूट गए हैं। कुछ एक की ईंटें गिर गई, कुछ एक की है, और फिर भी 5-7 मकान तो बहुत अच्छी अवस्था में। जो मंदिर बना हुआ है, देखा मंदिर आपने? तो गए नहीं आप? ये मंदिर के पास में इतना शानदार मंदिर है, वो कितनी बढ़िया आर्किटेक्चर है मंदिर की, और कंप्लीट मंदिर है। और 2016 में वहां झरना कम हुआ है, वरना पास में पहाड़ी से वो आता हुआ झरना, इतना सुरम्य दृश्य है, आमों के पेड़ हैं, इतनी हरियाली है भानगढ़ में। और वो झरना 2016 में बंद हुआ है, वरना वो झरना 12 महीने चलता था। पहाड़ी से जो झरना आता था, इतना सुंदर कि पास में एकदम साफ पानी की नदी बहती है, पास में इतना सुंदर एक स्थान है, पहाड़ी की एकदम तलहटी में है, बहुत अच्छी हवा चलती है, और बहुत ही बढ़िया सड़कें और बहुत बढ़िया दुकानें, और पीछे उनके बने हुए घर, अच्छी कटी हुई कॉलोनी। भानगढ़ एक अच्छा नगर था, लेकिन चूंकि सारे लोग आ गए, अब लोगों ने इसको भूतिया पैलेस, और विशेष करके यूट्यूब पर व्यूज बढ़ाने के लिए ध्वस्त। जल्दी कहाँ है? ये जल्दी नहीं है मैडम। आपके ढाणी को यदि आप किसी ऐसे गांव को देखो तो 100 साल में ही जर्जर हो जाता है। वो 500-400 साल हो गए उनको, फिर भी वो अच्छा टिका हुआ है। 400 साल हो गए उनको। ये ध्वस्त और अभी भी अच्छा है। मैं कह रहा हूं वहां की सड़कें ठीक है, अभी भी अच्छी कंडीशन में है। वहां की सड़कें चूने के पत्थर से, चूना जो पत्थर होता है उनको, उनसे बनाई गई है। वहां की ईंटें जो है चूने के द्वारा जोड़ी गई, सीमेंट की नहीं है। पहले सीमेंट सरिये थोड़ी होते थे ना। तो यही स्थिति थी। तो ऐसा नहीं है, जर्जरित नहीं है, बहुत अच्छी अवस्था। वहां का मंदिर देखो, मंदिर के पास के 4-5 वो महल देखो, अच्छी स्थिति में यार। इतनी मोटी मोटी दीवारें पत्थर की बनाई हुई, वो कोई बुलडोजर भी लगे ना तो एक बार तो बुलडोजर टूट जाएगा उसका लोहा पूरा, वो दीवार नहीं गिरेगी। इतनी मोटी मोटी दीवारें, क्योंकि पहाड़ पास में है, चट्टाने उठा उठा के उन्होंने लुढ़का दी नीचे, आगे बोले लगा दो दीवार में। बहुत शानदार स्थिति में। तो ऐसा ही ये सनोली का सीन है दोस्तों। तो ध्यान रखें, आप लोगों को सनोली आ जाए तो ऐसा मत सोचना कि अपने वाले गुरुजी को पता नहीं था, आजकल नया उत्खनन हो गया है, इसलिए मैं आपको जानबूझ के कह रहा हूं कि तुम्हारे गाइडों में है। उनको लिखने वालों को पता नहीं है कि कहां से युग और लोह युग में फर्क क्या है। वैदिक काल सिंधु घाटी सभ्यता की मौलिक विशेषता क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां से युगीन है, और जो वैदिक काल है वो लोह युगीन है। ये हमें ध्यान रखना होगा। कर लिया, आ गया वैदिक काल, आ गया इनका टाइमिंग। ये इनका वैदिक काल जो है वो टाइमिंग आ चुका है। कार्बन 14 डेटिंग पद्धति है, मैंने आपको एक दिन पहले ही बताया था। तुम लोग चाहो तो मैं फिर से बता देता हूं, यदि विज्ञान के विद्यार्थी हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी सुन लो। कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक विधि है दोस्तों। हमारा जो शरीर होता है, मानव शरीर हो या फिर पादप शरीर, मानव
अर्थात कोई भी जीव है, चाहे वो जंतु है चाहे वो पादप है, दोनों जीवों में, पादप भी एक जीव है, पेड़ पौधे भी, इन दोनों का शरीर मोटे रूप में कार्बन का बना होता है। उसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, कार्बोहाइड्रेट दे सकते हो, प्रोटीन दे सकते हो, वैसा दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन कार्बन जरूर होता है। हम जो कुछ खाते हैं, चीनी है तो कार्बन है, चाहे दाल है तो कार्बन है, सब कुछ में कार्बन है। कार्बन के बिना जीवन संभव नहीं है। और कार्बन की स्थिति यह है कि कार्बन में हमेशा C612 होता है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, C612, अर्थात उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? पहले सही था, ओके, C12 6, ओके। अर्थात मैं आपको इतना सा बता दूं कि कार्बन जो होता है वो आप लोग साइंस वाले तो जानते हैं कि उसके नाभिक के अंदर जो है वो प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन, उनकी संख्या 6 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 होती है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर कम ज्यादा होते रहते हैं, जो चक्कर काटते हैं, कभी 4 तो 2 उसका दूसरों से रासायनिक बॉन्ड बनाने का 4 ले लेते हैं, 4 ले लेता है। यही तो गुण है कि वो 4 से बॉन्डिंग कर लेता है, इसलिए वो जीव बना बैठा है। बिल्कुल ये खास बात उसकी, 4 से बॉन्डिंग कर लेना। अब लेकिन जरूरी नहीं कि 2 ही हो, इसमें 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, इसमें दोस्तों 8 भी हो सकते हैं, कंडीशन पर डिपेंड करता है। जब इसमें प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तब इसको आइसोटोप बन जाता है। क्या बन जाता है? क्या बोलते हो इसको? समस्थानिक। इसका मतलब ये समस्थानिक होते ही 2 आने पर ये भार जो है कितना हो जाएगा? 14। ऐसा लेकिन 1 लाख कार्बन के कणों में से एक में होता है, जब उसका C6 और ये 14 ये हो गया, इसको बोलते हैं कार्बन 14। लेकिन ये एक आइसोटोप बन गया। आइसोटोप यानी समस्थानिक है, इसका मतलब ये रेडियो एक्टिव हो गया। ये क्या हो गया? रेडियो एक्टिव। अर्थात जैसे हमारे घड़ी होती है दोस्तों, उसमें रेडियम लगा होता है, घड़ी में रेडियम लगा है और अंधेरे में भी घड़ी चमक रही है। क्यों? उत्सर्जन हो रहा है, किरणों का उत्सर्जन हो रहा है। तो इस कार्बन में भी ये जो आइसोटोप है ये रेडियो एक्टिव हो गया तो उत्सर्जन होगा। अब कार्बन का जो कण है उसके उत्सर्जन की अवस्था, जैसे मान लो कि ये कार्बन है, अब ये अपना उत्सर्जन करेगा, तो कार्बन का कोई भी एक परमाणु जब उत्सर्जन करता है तो रेडियो आइसोटोप की स्थिति है कि ये उत्सर्जन करता रहेगा। अब मान लो कि ये इतना है, इतना उत्सर्जन कर रहा है, अब इसको उत्सर्जन करते करते 5730 वर्ष लगेंगे, जब ये आधा उत्सर्जित हो जाएगा, आधा अपनी पदार्थ का उत्सर्जन कर देगा, ठीक है। आधा का मतलब जैसे मान लो कि आधा ये नीचे वाला खाली हो गया, इसने अपना उत्सर्जन कर दिया, अब आधा बचा, तो इसलिए 5730 वर्ष इस रेडियो कार्बन 14 का अर्धायु काल कहा जाता है, अर्ध आयु काल कहा जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्बन पद्धति। अब मान लो कि अब जो बच गया, अब इसको फिर से उत्सर्जन करने में ऐसा नहीं कि अब आधा फिर से 5730 वर्ष में उत्सर्जित हो जाएगा, इसके लिए फिर से इसको कितना टाइम लगता है? आधा, यानी जो बच गया उसको फिर से उत्सर्जित होने में 5730 वर्ष लगे आधे को। तो पहले 5730 तो आधे के हो गए, फिर इस हिस्से को उत्सर्जित होने में फिर ये लग गए, फिर इस हिस्से को उत्सर्जित होने में फिर से 5730 वर्ष लग गए, फिर इसका आधे हिस्से को फिर से 5730 वर्ष लग गए। इसलिए जो जितना बचता है उसका आधा, इसलिए इस कार्बन से अर्धायु काल ज्ञात किया जाता है। और ये वैज्ञानिक विधि है दोस्तों, एक बार इसका भी प्रश्न पूछ लिया गया था, कार्बन के अर्धायु काल कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें भी प्लस माइनस आपको अपनी किताब में लिखा मिलेगा, 5730 प्लस माइनस 40। यानी मान लो कि कोई मनुष्य कोई एक गुफा में पड़ा है,
पहाड़ की गुफा है, वहां ना प्रकाश लगता ना बारिश लगती है, तो उसका उत्सर्जन कम होगा। जैसे घड़ी है मान लो रेडियम वाली, तो उसको जब आप लाइट में रखोगे और लाइट बंद करोगे तो ज्यादा चमकेगी, और जैसे ही आप सुबह होगा लाइट उसको 5-4 घंटे तक नहीं मिली तो उसकी चमक कम हो जाएगी। अब कोई शव जो है वो पड़ा है धूप में, पहाड़ की चोटी पर पड़ा ही है वहीं पर, तो उसको दिन रात धूप ही धूप सहनी पड़ रही है, तो वो जल्दी डैमेज होगा। और जो गुफा में पड़ा है, जो ढका पड़ा है, जो जमीन में दबा हुआ है, तो उसको डैमेज होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें ±40 का अंतर आता है। यदि सूर्य की डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो उत्सर्जन 40 साल पहले हो जाएगा, और यदि सूर्य से बहुत दूरी पर है और कभी सूर्य की किरण नहीं लगी तो उसको डैमेज होने में 40 साल और लेट हो जाएंगे। तो ये इसका +- का अंतर रहता है। इसको कार्बन 14 का अर्धायु काल कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। साइंस के विद्यार्थी भी कितने के बताओ फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड, वाह। तो आप लोग तो और भी बढ़िया समझ गए, आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा अर्धायु काल। तो याद रखना कार्बन 14 से अर्धायु काल ज्ञात किया जाता है, और यही एक तरीका है वैज्ञानिक विधि प्राप्त करने का। ठीक है, ओके। अब दोस्तों आ जाओ राजस्थान में, हेडिंग डालो राजस्थान की। राजस्थान, राजस्थान में आपको पता है 3 बातों का कि राजस्थान में वास्तविक रूप से कालीबंगा, कालीबंगा और पीलीबंगा, ये 2 स्थान ऐसे हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान, यानी सिंधु सभ्यता के राजस्थान में स्थल कौन कौन से हैं? 2 ही है, ध्यान से सुन लेना। राजस्थान में ये 2 स्थल हैं दोस्तों। लेकिन यदि यही बात हो कि राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के काल के स्थल कौन कौन से हैं, तो इसमें गणेश्वर और आ जाएगा, गणेश्वर और बालाथल और जुड़ जाएंगे। समझ गए बात को? आप कहोगे साहब ये अंतर क्या है? देखो जी, जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता बस रही थी, चल रही थी, तब राजस्थान में 2 सभ्यताएं और उसी समय चल रही थी। 2 सभ्यताएं और थी जो उसी समय अपने विकास पर थी, एक गणेश्वर सभ्यता और एक सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि दोनों पैरेलल चल रही हैं। अब आप इसको देखो, ये क्या हुआ, गया क्या नेट? जैसे ये मैप में मैं आपको बताऊं, ये आ गया। इसमें दोस्तों ये आप देखेंगे तो ये जो लिखा हुआ, अरे तो आ जा रहा है भाई, ये देखो गणेश्वर लिखा हुआ ना, इधर लिखा हुआ है ना, जोधपुरा गणेश्वर कल्चर, ये बिल्कुल सही है। गणेश्वर तो सीकर में है, जोधपुरा जयपुर में। लेकिन कहने के लिए गणेश्वर जो है वो सीकर में तो है, जोधपुरा जयपुर में तो है, लेकिन दोनों वास्तव में बगल बगल में है, 15 किलोमीटर का अंतर है दोनों में। तो हम लोगों ने बांट दिया, एक जयपुर एक सीकर। सुनारी और गणेश्वर में भी 10 किलोमीटर का अंतर है, सुनारी झुंझुनू में, और वो एक सीकर में और एक जोधपुर में। लेकिन वास्तव में तीनों की जहां सीमा मिलती है वहां पर स्थित है। तो ये कल्चर है, ये अपने आप में एक सभ्यता और संस्कृति है, जोधपुरा और गणेश्वर संस्कृति। ये संस्कृति जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से बिल्कुल अलग है। इन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ भी नहीं सीखा, इनको कोई मतलब नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जाए भाड़ में। ये अपने अंदाज में रहे, अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा, अपनी शैली, अपनी लिपि,
तो ये उस सभ्यता को इन्होंने नहीं अपनाया, उसी टाइम के हैं। और सिंधु सभ्यता के लोग आते हैं इनके पास में, बातचीत भी करते हैं, इनसे सोना चांदी देते हैं इनको, इनसे तांबा खरीद के ले जाते हैं, क्योंकि तांबा मिलने का एकमात्र स्थान खेतड़ी की खानों से और खुदाई करते थे सिर्फ गणेश्वर और जोधपुरा के लोग। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता जो कांस्य युगीन है, उसको सारा तांबा इन लोगों ने दिया, इन दो लोगों ने दिया। आहड़ यानी कि मैंने बताया बालाथल, इन लोगों ने दिया। आहड़ में उसके तांबे की भट्टियां मिली है खूब सारी, तो इन लोगों ने तांबा दिया है इन दोनों ने, लेकिन वो उसके समकालीन तो हैं ये, लेकिन इन्होंने उन लोगों से कुछ भी नहीं सीखा। बातचीत भी की, उनसे सामान भी लिया, उनको सामान भी दिया, लेकिन उन लोगों की सभ्यता में शामिल नहीं हुई। इन्होंने खुद अपनी एक पृथक सभ्यता बसाई। इसलिए दोस्तों राजस्थान में सिंधु सभ्यता के स्थल तो ये दो ही है, लेकिन सिंधु सभ्यता के समकालीन स्थल दो तो ये हो गए, दो ये और हो गए। तो ये समकालीन तो है, लेकिन सिंधु सभ्यता के स्थल नहीं है। ओके, बात समझ में आई क्या? तो ये नोट करो, ये ना बिल्कुल अलग, कुछ नहीं सीखा, कुछ भी नहीं लिया। यदि लिपि ले लेते तो हम सभ्यता मान लेते। आर्य सभ्यता कहां? हाँ, उदयपुर की आहड़ ना, अपने पृथक सभ्यता है। फिर हम आहड़ सभ्यता अलग क्यों पढ़ते? हम कालीबंगा की तरह सिंधु घाटी में एक आहड़ स्थल और पढ़ लेते। आहड़ को सभ्यता नाम क्यों दिया? क्योंकि पृथक है, अलग है, भीलवाड़ा अलग है। हम राजस्थानी के लोगों ने गुलामी नहीं की, हमने खुद अपनी संस्कृति बसाई है भाई। वो तो थोड़े हनुमानगढ़ वाले थे जो उनके साथ मिल गए हरियाणा वालों के साथ में, बाकी तो नहीं है। हाँ, समझौता करने की आदत आज भी है हनुमानगढ़ियों की। वो पंजाब के साथ और हरियाणा के साथ समझौता कर लेते हैं। तो लिखो दोस्तों, इस बात को मैं लिखा रहा हूं। राजस्थान हेडिंग डाल दी ना, लिखे राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के दो स्थल प्राप्त हुए। कालीबंगा और पीलीबंगा, कालीबंगा और पीलीबंगा। आगे लिख दें, परंतु राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, परंतु राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन चार स्थल प्राप्त होते हैं। समकालीन चार स्थल प्राप्त होते हैं। नंबर 1 कालीबंगा पीलीबंगा, नंबर 1 कालीबंगा, नंबर 2 पीलीबंगा, नंबर 3 गणेश्वर और नंबर 4 बालाथल। बालाथल उदयपुर। हाँ, तो ये समकालीन स्थल 4 हो गए ना। ये भी तो उसी के समकालीन भी हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के भी हैं, समकालीन भी हैं, तो दोनों हो गए। ये ओनली समकालीन ही है, सिंधु घाटी सभ्यता के नहीं है। सिंधु घाटी में तो 2 आ गए, समकालीन में 4 आएंगे ना। जो सिंधु घाटी सभ्यता का है तो वो तो समकालीन तो है ही है, उसी काल का है। समकालीन का मतलब जब सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का काल देखो रे, पहले मेरी बात सुन लो। इसका काल जो है वो 5000 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, ठीक है। अब इस काल में सारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल आ गए, जिनमें
राजस्थान में कौन कौन सा है? कालीबंगा भी आ गई और पीलीबंगा भी आ गई, और इसी समय ये दो स्थान ये भी आ गए, गणेश्वर और ये भी इसी टाइम ड्यूरेशन में। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को इन्होंने नहीं अपनाया, इन दो ने अपनाया। किस किसने? तो दो तो सिंधु घाटी सभ्यता के भी हैं और समकालीन भी है, लेकिन ये दो ओनली समकालीन है, सिंधु घाटी सभ्यता के नहीं है। समझे? नहीं समझे? दोबारा सुन, दोबारा सुन। हाँ, यहां तो मैं बता रहा हूं, सुन फिर। चंद्रसेन है ना, चंद्रसेन और महाराणा प्रताप दो अकबर के समकालीन थे, लेकिन वो मुगल साम्राज्य में शामिल थे क्या? बस तो यही तो मैं कह रहा हूं, तुमने खुद नहीं जो उदाहरण दिया वही बता रहा हूं। यानी कि अकबर के समकालीन थे, लेकिन आप अकबर के अधीनस्थ थे क्या? अकबर के साथ वाले मान सिंह है ना, राय सिंह है ना, ये तो अकबर के अधीन है, लेकिन अकबर के समकालीन भी हैं। अकबर के अधीन शासक राजस्थान के, अकबर के समकालीन शासक राजस्थान के, लेकिन वो दो अकबर के समकालीन तो हैं लेकिन अधीन नहीं है। नहीं समझा बात? समझना, मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लेते। अभी टाइम क्या हो रहा है अपना? 20 मिनट है। फटाफट गुजरात के हेडिंग डाल दो। आप कहोगे गुरुजी कालीबंगा कहां गई? तो मैंने कालीबंगा इसलिए नहीं पढ़ाई है कि मुझे कहा गया है कि राजस्थान वाले गुरुजी ने राजस्थान के इतिहास में कालीबंगा गया तो अध्यापन करा दिया, या फिर वो करवाएंगे, इसलिए डबल नहीं पढ़ाना। ठीक है, ओके। उन्होंने पढ़ा दिया क्या? पढ़ा देंगे तो वो क्या है, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मैं भारतीय अंदाज में कुछ और बताऊंगा, 2 बार याद नहीं होगा, उल्टा राजस्थान वाले ज्यादा पढ़ाएंगे आपको, अपने यहां शॉर्टकट चलेंगे, इससे बढ़िया गुजरात हेडिंग डालो आप फटाफट। पीलीबंगा आया है बावला है, हनुमानगढ़ में ही पीली है, हनुमानगढ़ में भी काली है। हाँ, अरे कोई है नहीं क्या हनुमानगढ़ का? कहां के हो? हनुमानगढ़ का है कोई? कोई नहीं है। अरे कुछ नहीं पूछो, सिर्फ हाथ खड़ा कर लो, पूछूंगा कुछ भी नहीं। प्यारे दोस्तों, गुजरात की बात करो, गुजरात में मोदी जी हैं। हाँ, और इन्होंने पूरे देश को रंग लिया है, पूरे देश को रंग लिया अपने रंग में है। भले कुछ करें या नहीं करें, लेकिन भाषण बहुत बढ़िया, भाषणों में काम बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग जो है अच्छा बोलते नहीं है, टेंशन में रहते हैं लोग, दबाव में, प्रेशर में, मोटिवेट नहीं रहते। जैसे कांग्रेस के शासन में काम तो वहां भी कुछ खास हुआ नहीं था, लेकिन लोग डिमोरलाइज बहुत थे। मोदी जी के शासन में भी काम तो वही हो रहा है जो कांग्रेस में हो रहा है, तो कुछ नया नहीं है, लेकिन कम से कम मोटिवेट तो है लोग, जोश में। तो इनको लग तो रहा है कि कछु हो रहा है, भले हो कुछ भी नहीं। हाँ भाई, कई जो है बोलते ही नहीं है, भले मोदी जी सफेद झूठ बोलते हैं, लेकिन बोलते तो हैं, बोलते हैं। तो गुजरात की बात करें तो दोस्तों, ये सफेद झूठ बोलते हैं, मैं यहीं से ले रहा हूं। धोला सुरमा से पूरे देश को दौड़ा का मतलब जानते हो रे? अरे कोई लड़की जब बहुत गोरी होती है, धोली धोली होती है, सफेद सफेद होती है, उसका नाम रख देते धोली। और कोई छोरा जो है ना वो गोरा होता है ना, बहुत धोलिया, ओ धोलिया। हाँ, तो धोला धोली, तो गुजरात में ये शब्द ज्यादा प्रचलित है, धोला। ठीक है ना? तो सुरमा किसे कहते हैं बताओ? काजल को। तो लोग तो कई काला काजल लगाते, कई सफेद भी लगाते। मान लो कि जो अफ्रीकन है, जो ऑलरेडी पहले से काला है, वो काला और लगा दे, दिखेगा, तो वो सफेद लगाते हैं। मैंने देखा है, सफेद खूब सारे हैं, जारवा भी सफेद लगाते हैं, क्योंकि वो काला तो दिखेगा नहीं ना। जैसे आप लोग भी पाउडर लगाते हो, सफेद ही होता है कि नहीं? तो थोड़ा सा आंखों के नीचे मान लो कि, तो धोला सुरमा से देश को रंग लो। अब गुजरात के तो आजकल जो लड़के लड़कियां हैं वो भी बड़े कॉन्फिडेंस में है। गुजराती लड़की है, नाम क्या है? प्रभा।
ये भी रोज साई भोग करती है, साई भोग नाग। नाग का मतलब जानते हो ना, सर्प, हाँ गुड। तो दोस्तों बहुत सबसे ज्यादा स्थल जो मिले हैं वो कहां से मिले हैं? एक बार लिखना मत, आप लोग समझ लो इसका मतलब क्या हुआ, धोलावीरा। ये पिछली बार सबसे ज्यादा क्वेश्चंस निकले हैं और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, हाँ अंग्रेजी में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसे शामिल कर लिया गया है। सुरमा में दोस्तों सुर लगा दो, सुर का मतलब सुर कोटड़ा, सुर कोटड़ा। और मां में बच गया मालवण, मालवण। देश का मतलब है देसलपुर, देसलपुर। रंग का मतलब है दोस्तों रंगपुर। लो का मतलब लोथल। प्रभा का मतलब है दोस्तों प्रभास पाटन। शाही का मतलब है करीम शाही। भोग का मतलब है भोक्त्रार। और नाग का मतलब है पश्चिमी स्थल नागेश्वर। तो इस प्रकार से गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहां से प्राप्त हुए? गुजरात से। अब उतार दो। ये लो, इसी के साथ अपने स्थल भी खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र में तो एक ही है दहमाबाद। नहीं अभी तो पढ़ाना 1 घंटा और लगेगा मुझे, ये स्थल पढ़ाते पढ़ाते। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं पढ़ लेंगे, वो तो जल्दी हो जाएंगे। क्वेश्चन तो मोटा मोटी इनमें से नहीं है। आज पॉलिटी क्लास होगी ना, मेरे बाद में होगी। नहीं नहीं, मेरी बहुत लंबी क्लास नहीं, मेरी 2 ही घंटे क्लास अब रोज 8 से 10 ही हुआ करेगी बस। 8 से 10 मेरी क्लास होगी। जिनका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो आए, और जिनकी हिस्ट्री अच्छी है वो 8 से 10 ना आकर के सेपरेट स्टडी करें। हाँ बिल्कुल, जिनकी हिस्ट्री अच्छी है तो वो टाइम पास न करें। आरएस में क्या होता है कि किसी विद्यार्थी का कोई सब्जेक्ट अच्छा होता है, किसी का कोई होता है। तो जो सब्जेक्ट आ रहा है उसमें आप न आए। लिख दिया? ओके, एक एक करके इनका अपन पोस्टमार्टम करते हैं सबका। सबसे पहले नागेश्वर की हेडिंग डालो, तो नागेश्वर की हेडिंग डालो। हाँ जी, नागेश्वर।
एक तो यहां से चूड़ियां बनाने का कारखाना बहुत तगड़ा मिला है। मैप में देख लें अपन नागेश्वर को, ये मैप कहाँ मिलेगा? इमेजियन मैप। आ गया। ये तो गूगल मैप वैसे ले लिया इसने। ऐसे तो नहीं दिखाएगा शायद, है ना? बैक ले लेता हूं, इमेज में आ जाते हैं। चलो आपकी बात मान ली मैंने। इसमें शायद हो, ये रहा नागेश्वर, एकदम कॉर्नर पर है, गुजरात के कॉर्नर पर नागेश्वर। नागेश्वर देख रहे हो ना? और यही प्रसिद्ध सोमनाथ का मंदिर है। सोमनाथ गए हो? सोमनाथ नहीं, जाना जरूर। बड़ा शानदार दृश्य इस मंदिर का, और मंदिर से ज्यादा वहां की समुद्र की खूबसूरती का। तो वहां पर नागेश्वर है। इसलिए नागेश्वर जो है ना दोस्तों, वो भारत का पश्चिमी स्थल है। ठीक है, भारत का पश्चिमी स्थल नागेश्वर है, क्योंकि यहाँ राजस्थान जो है उसकी सीमा से भी यहाँ आगे है, और राजस्थान में चूंकि यहाँ पर सीमा पर कुछ मिला भी नहीं है, इसलिए भारत का पश्चिमी स्थल जब भी पूछेंगे तो क्या आएगा? नागेश्वर। ठीक है, तो लिखें दोस्तों इसको, नागेश्वर में लिखेंगे भारत का सबसे पश्चिमी स्थल। भारत का सबसे पश्चिमी स्थल नागेश्वर, जहां से सिंधु सभ्यता की चूड़ियां बनाने के साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य मिले हैं। इसके पास में सोमनाथ मंदिर स्थित है। तो सोमनाथ मंदिर जो है ये बड़ा खूबसूरत है दोस्तों, बिल्कुल समुद्र के एकदम पास में। और इसी मंदिर के ठीक पास में मैं गया था, तो नागेश्वर के जो खुदाई उत्खनन हुआ है मंदिर के ठीक पास में, ये क्या आ गया? अच्छा, ओके। अब अपने को इनसे मतलब नहीं, आपने एक बात समझी कि सोमनाथ जो है वो नागेश्वर के पास है। ठीक है, ओके। अब दूसरा दोस्तों हेडिंग डाल दें, धोलावीरा। धोलावीरा, धोलावीरा भारत का सबसे सुंदर शहर है। अब का नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सबसे सुंदर है। इतना सुंदर, कितना सुंदर, इतना सुंदर कि इसको आज भी सफेद रंग के पत्थरों से बने हुए तालाबों के कारण इसको धोलावीरा कहते हैं। कभी ये जो गुजरात में जो कच्छ की खाड़ी है दोस्तों, ये अच्छे पानी की लहलाती खाड़ी थी। आज तो वक्त के तकाजे ने परिभाषाएं बदल दी, और ये जो खाड़ी है ये या तो पानी नहीं है, और या फिर जो है
पानी है तो इसमें खारा है। मैं बात कर रहा हूं, ये राजस्थान की लूनी नदी प्रवेश करती है जालोर, और जालोर के पास में बाड़मेर जो है, बाड़मेर की सीमा पर, बाड़मेर से प्रवेश करती है बांडी नदी, ये जो लूनी नदी है। तो लूनी नदी जब आती है बाड़मेर से, बाड़मेर के पास में कच्छ की खाड़ी है और वहां से स्टार्ट होती है। ये दलदली भूमि है पूरी की पूरी, और ये दलदल का जिसमें बीच बीच में पानी भरा होता है, और ये यहां तक का जो प्रदेश है ये पूरा दलदल का प्रदेश है। कभी जमाना था जब सरस्वती और यमुना और लूनी जिसकी सहायक थी, वो पानी आता था और ये पानी भरा रहता था और समुद्र में ये पानी जाता था पूरा। ये यहाँ से ये जो कट लगा हुआ है, ये सरस्वती नदी के कारण लगा हुआ कट। लेकिन आज यहाँ पर दलदल बचा है, बस वो पानी सूखता जा रहा है हर वर्ष। और इसी दलदल के बीच में दो द्वीप हैं दोस्तों, इस दलदल के बीच में दो द्वीप हैं, चारों ओर दलदल और बीच में दो द्वीप। उन्हीं एक द्वीप पर, जिस द्वीप का नाम है कादिर, उस कादिर जो द्वीप है, उस द्वीप पर हमें धोलावीरा नगर मिला था, धोलावीरा की प्राप्ति हुई। अब जिला कौन सा है? तो गुजरात का बचाऊ जिला है। कौन सा जिला है? बचाऊ जिला। तो ये बात आप लोग धोलावीरा में लिखते हैं। लिखें, कच्छ की खाड़ी के मध्य कादिर द्वीप पर मनहर और मनसर, मनहर एवं मनसर नदियों के तट पर बचाऊ जिले से धोलावीरा स्थल प्राप्त हुआ है। बस आज तो इतना ही, समय हो गया अपना। आज काफी कुछ अपने सुबह अच्छी पढ़ाई हो गई, तो कल अपने ये पूरा कर लेंगे, कोशिश करेंगे, और परसों तक अपने सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म करके वैदिक काल का टॉपिक। ओके दोस्तों, नमस्कार।